अस्सलाम वालेकुम। एआई ऑटोमेशन के अगले वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। एनीटर्न में कोई भी वर्कफ्लो डिज़ाइन करने से पहले या एआई एजेंट डिज़ाइन करने से पहले ज़रूरी है कि हमें एनीटर्न के अंदर जो मुख्तलिफ टूल्स हैं या जो बेसिक टर्म्स हैं या कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में पहले जान लें, ताकि हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो जब हम वर्कफ्लोज डिज़ाइन कर रहे हों। और जब हम बात करें कि ये वेक्टर डेटाबेस है या ये सिंपल मेमोरी है या जी ये जेसन है, तो हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। हम एपीआईज के बारे में तो थोड़ा बहुत जान चुके हैं पिछले लेक्चर्स में, लेकिन अगर मैं बात करूँगा वेब हुक्स की तो शायद आपको समझ ना आए। तो बेहतर ये है कि हम वर्कफ्लो डिज़ाइन करने से पहले जो उसमें टर्म्स यूज़ होनी है, जो उसमें टूल्स यूज़ होने हैं और जो बातें होनी हैं, उनके बारे में थोड़ा सा हमें अंडरस्टैंडिंग हो कि ये जो कन्वर्सेशन हो रही है या ये जो टर्म यूज़ हो रही है ये बेसिकली है क्या। अगर आपको उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया होगा तो आपके लिए उस वक़्त लेक्चर को समझना, उस वर्क फ्लो को समझना निस्बतन आसान होगा। तो आज के लेक्चर में पहले तो मैं आपको ये टर्म्स थोड़ी सी एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं। उनको नहीं पता कि जेसन डाटा क्या होता है, बल्कि उनको डाटाबेस का भी नहीं पता प्रॉपर, कुछ लोगों को, और फ़र्क नहीं पता कि ये क्या होता है, और एम्बेडिंग क्या होती है, वेक्टर क्या होता है, वेक्टर डाटाबेस क्या होता है, रिलेशनल डाटाबेस और वेक्टर डाटाबेस में क्या फ़र्क होता है। वैसे तो ये टॉपिक्स बड़े गहरे हैं और इनको समझने के लिए कई कई लेक्चर्स चाहिए और पूरी पूरी सीरीज़ इनके ऊपर हो सकती हैं, लेकिन मैं कोशिश ये करूँगा कि आपको जितनी समझ होनी चाहिए वर्कफ्लोज डिज़ाइन करने के लिए एन10 के अंदर या एजेंट्स बनाने के लिए एन10 के अंदर, उतनी समझ कम अज़ कम मैं इस लेक्चर में दे दूं, ताकि आपका बहुत सारा वक्त भी ना लगे और आपको जो नॉलेज चाहिए आगे इन चीज़ों को समझने के लिए कम अज़ कम उतना नॉलेज आपको आज मैं कोशिश करूँगा कि कम वक्त में सिंपलीफाई तरीके से सिंपल कर के इनको आपको समझाऊँ। पहले जो सेक्शन है इस लेक्चर का, उसके अंदर मैं आपको ये टर्म समझाऊँगा, इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझाऊँगा। फिर कुछ टर्म्स और कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि प्रैक्टिकली समझाए जा सकते हैं एन10 के एनवायरनमेंट के अंदर। मिसाल के तौर पर ट्रिगर क्या होता है, नोड क्या होता है, एग्जीक्यूशन क्या होती है, एजेंट क्या है, या जो एजेंट टूल है, और लैंग्वेज मॉडल्स में क्या क्या ऑप्शंस हैं, मेमोरीज में क्या क्या ऑप्शंस हैं, और एजेंट के अंदर कौन से मेन कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैं प्रैक्टिकली एन10 के एनवायरनमेंट में आपको समझाऊंगा। तो मकसद ये है कि जिस तरह से किसी भी मशीनरी को जब सिखाया जाता है तो टेक्नीशियन को एकदम से उसके इंजन के अंदर नहीं फेंका जाता, बल्कि फेंकने का मतलब ये है कि उसको खोलने के लिए नहीं लगा दिया जाता कि अब ये मशीनरी खोलना शुरू कर दें। पहले दिन से पहले उसको टूल्स बताए जाते हैं, जो टूल बॉक्स होता है कि ये टूल जो है ये चीज़ खोलने के लिए है, ये, और ये जो दूसरा टूल है वो ये नट खोलने के लिए, ये पेज खोलने के लिए। अगर सीखने वाले को टूल्स का पता होगा कि ये टूल किस काम के लिए है या मेरे कौन से काम आएगा या कौन से नट या बोल्ट खोलने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, तो उसकी ज़िंदगी आसान हो जाती है, वक्त बच जाता है, और वो बेहतर तरीके से जो अगला काम है, जो ज़्यादा हैवी काम होता है, हैवी लिफ्टिंग होती है, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकता है। तो मेरा ख्याल है कि उम्मीद है कि आपको कॉन्टेक्स्ट समझ आ गया होगा कि इस लेक्चर में हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो समझना है। मेरा तरीकाकार आपने देख लिया होगा कि मैंने पहले भी बेसिक समझाई हैं, फिर फंडामेंटल समझाए हैं कॉन्सेप्ट, और उसके बाद फिर हम आगे आए हैं। तो कोशिश करूँगा कि जो हमारा जो पहला वर्क फ्लो होगा उससे पहले आपको एटलीस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो, जो टर्म्स एंड जो टर्मिनोलॉजीज़, जो कॉन्सेप्ट्स इसमें हमने इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चलते हैं, जंप इन करते हैं अपने लेक्चर में। टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हम एपीआई और वेब हुक्स के दरमियान डिफरेंस देखते हैं। एपीआईज हमारा जो बेसिक प्लेलिस्ट है, कंप्यूटर साइंस बेसिक की प्लेलिस्ट, उसके लेक्चर 5 और 6 में मैं एपीआईज को ऑलरेडी डिटेल के साथ कवर कर चुका हूं, तो इसलिए मैं यहाँ पे उसकी डिटेल डिस्कस नहीं करूँगा। लेकिन मैं ब्रीफली बता देता हूँ कि एपीआईज जो हैं वो बेसिकली कोई भी जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस होती हैं उनके साथ कम्युनिकेशन के लिए और उनकी सर्विस और डाटा लेने के लिए यूज़ की जाती हैं। मिसाल के तौर पे अब हमारे केस में अगर हमने कोई वर्क फ्लो बनाया है और उसके अंदर हमने जीमेल यूज़ करना है ईमेल सेंड करने के लिए, तो हमें जो जीमेल की एपीआई है वो कॉल करनी पड़ेगी, और उसके लिए हम एक रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, जिस रिक्वेस्ट के साथ हम क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट भेजेंगे। लेकिन पहले हमारी जो एपीआई की है वो हम जनरेट कर चुके होंगे। मिसाल के तौर पे इस केस में हम वो एपीआई की जो है वो
गूगल से लेंगे और फिर वो एपीआई की जो है वो उसमें क्लाइंट आईडी उस एपीआई की को इनेबल करेंगे गूगल कंसोल के अंदर, और फिर उससे क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट जो जनरेट हुआ होता है, जो कि मैंने ऑलरेडी जो make.com की जो वीडियो है उसके अंदर पूरा सेटअप करने का तरीका बताया, और इसके अंदर भी जो मैं अगला लेक्चर है उसके अंदर किस तरह से आप N8N के अंदर जीमेल को सेटअप कर सकते हैं, वो तरीका भी मैं अगले लेक्चर में या अगली वीडियो में दिखा दूंगा। लेकिन यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि अगर आपने जीमेल की एपीआई यूज़ करनी हो, या आपने लेट्स से कोई लैंग्वेज मॉडल ओपनएआई या जेमिनी को यूज़ करना हो, तो आपको पहले उसकी एपीआई की जनरेट करना पड़ती है, और उसके बाद फिर आपको उसका क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट जो है वो रिक्वेस्ट के साथ सेंड करना होता है। जब आप कनेक्शन करते हैं तो क्लाइंट आईडी क्लाइंट सीक्रेट आप उसके अंदर इसीलिए एंटर करते हैं, जब आपकी रिक्वेस्ट जाएगी तो ये सारी इन्फॉर्मेशन एंड पॉइंट के साथ उस एप्लीकेशन के पास चली जाती है। और इस केस में अब हमारी जो एप्लीकेशन ए होगी वो वर्कफ्लो के अंदर जो भी नोड हम यूज़ कर रहे होंगे, जो हमारा वर्कफ्लो होगा वो बेसिकली होगा, और एप्लीकेशन बी जो होगी वो इस केस में जीमेल होगी या लैंग्वेज मॉडल होगा, जेमिनी होगा या ओपनएआई होगा, जो कि उस रिक्वेस्ट को सर्व करेगा। तो पहले रिक्वेस्ट जाएगी और फिर उसका रिस्पॉन्स आएगा, और ये प्रोसेस जो है वो पहले रिक्वेस्ट जाएगी इंफॉर्मेशन या डाटा के लिए और फिर उसका रिस्पॉन्स आएगा। वेब हुक्स के केस में इसको रिवर्स एपीआई कहते हैं, यानी कि यहाँ पे एप्लीकेशन को रिक्वेस्ट सेंड करने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि जो एप्लीकेशन बी होती है, जो कि कोई भी वेबसाइट हो सकती है या कोई भी दूसरी एप्लीकेशन होती है जिसके ऊपर कोई इवेंट होता है, कोई ट्रिगर होता है, चाहे वो कोई फॉर्म सबमिट हो या कोई बटन क्लिक हो या कोई टाइम ऐसा हो कि जिस टाइम इंटरवल पे हो कि 5 बजे या 6 बजे या इस टाइम पे या इतने मिनट के बाद ये प्रोसेस शुरू होना है या ये डाटा भेजना है। मिसाल के तौर पे अगर हम कोई भी ऑर्डर करते हैं तो जो आमतौर पे जो एप्लीकेशन होती है, जो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन होती है, जो ई कॉमर्स होती है, वो कनेक्टेड होती है ट्रैकिंग सिस्टम के साथ। जो शिपमेंट कंपनी होती है, शिपमेंट कंपनी ने आपको मैसेज सेंड करना होता है कि अब आपका ऑर्डर कहाँ पहुँच गया है। मिसाल के तौर पे अमेज़ॉन के साथ जब हम ऑर्डर करते हैं तो आम तौर पे यही होता है कि जो ट्रैकिंग कंपनी है वो हमें 3 या 4 मैसेजेस सेंड करती है ऑर्डर रिसीव होने से पहले कि अब आपका ऑर्डर जो है वो रिसीव हो गया है। उसके बाद मैसेज आता है कि आपका ऑर्डर जो है वो निकल गया है वेयर हाउस से। उसके बाद ऑर्डर आता है कि आपका ऑर्डर जो है वो डिलीवर हो गया है। तो इस तरह के मैसेजेस जो आते हैं वो बेसिकली वेब हुक्स का प्रोसेस होता है, जो कि ख़ास टाइम पे वो आपको ख़ास इवेंट पे वो जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहती है एप्लीकेशन को। तो यहाँ पे सिंस द एप्लीकेशन सेंडिंग द डाटा इनिशिएट्स द ट्रांसफ़र, वेब हुक्स आर ऑफन रेफर टू एज रिवर्स एपीआई। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़, मतलब ये तकरीबन सेम सिनेरियो है, लेकिन जो चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट है जो मैं पहले बता चुका हूँ कि वेब हुक सेंड्स इन्फॉर्मेशन और परफॉर्म्स फंक्शन इन रिस्पॉन्स टू अ ट्रिगर विच अकर्स ऑन सेंडर, यानी वो जो इवेंट होता है वो सेंडर वाली साइड पे होता है जिसने डाटा सेंड करना होता है। तो वेब हुक्स जो हैं वो हमारा जो रिसीवर होता है, या इस केस में हमारा जो वर्क फ्लो है, वो बेसिकली डाटा रिसीव कर रहा होता है बगैर कोई ट्रिगर इस तरफ से किए हुए, और वो जो ट्रिगर भी होता है वो सेंडर की तरफ से होता है और डाटा ऑटोमेटिकली हमें मिलता रहता है। अच्छा, अब एक और जो चीज़ है जो एपीआई के रिलेटेड ही है लेकिन एक थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, वो है एचटीटीपी रिक्वेस्ट का। काम हमने वही लेना है जो हम एपीआई से लेते हैं, लेकिन होता क्या है कि जो N8N के अंदर अब कुछ तो जो टूल्स हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जैसे गूगल का जीमेल है या गूगल शीट्स हैं या गूगल डॉक्स हैं, जो कि हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं क्योंकि उनकी एपीआईज़ अवेलेबल हैं और वो इंटीग्रेटेड हैं N8N के साथ। कुछ टूल्स हैं जो N8N में इंटीग्रेटेड नहीं हैं लेकिन आपको अपने वर्कफ्लो में इस्तेमाल करने होते हैं, और अगर वो N8N के टूल सेट के अंदर अवेलेबल नहीं हो तो उनको इस्तेमाल करने का तरीका ये होता है कि N8N के अंदर एक नोड है HTTP रिक्वेस्ट। HTTP रिक्वेस्ट को अगर आप यूज़ करेंगे, इस टूल को यूज़ करके आप कोई भी एक्सटर्नल एप्लीकेशन की API को कॉल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ओपन वेदर मैप जो है ये इंटीग्रेटेड नहीं अगर है, फॉर एग्जांपल अगर वो नहीं है इंटीग्रेटेड N8N के अंदर, तो आप उसकी API को HTTP रिक्वेस्ट के अंदर कॉल कर सकते हैं। इसी तरह अगर गूगल मैप्स की API है, अगर वो इंटीग्रेटेड नहीं है टूल सेट के अंदर, आपको अवेलेबल नहीं है, जो बाय डिफ़ॉल्ट जो टूल्स अवेलेबल हैं, इंटीग्रेशंस जो अवेलेबल हैं N8N के अंदर, तो फिर आप HTTP रिक्वेस्ट को यूज़ करेंगे और एंड पॉइंट प्रोवाइड करके उसके साथ API को कॉल कर लेंगे और आप डाटा रिसीव कर लेंगे। इसी तरह एक्सचेंज रेट की API की मिसाल ले सकते हैं।
अच्छा, अब एक और जो चीज़ है वो है डेटाबेसेस और डाटा। ये बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए, क्योंकि डाटा तो हर वर्कफ्लो में और आपको तमाम बिजनेस यूज़ केसेस में चाहिए होता है। अब इसमें जो समझने वाली चीज़ है वो ये है कि बहुत सारे लोगों को जेसन का नहीं पता कि जेसन डाटा क्या होता है। तो पहले मैं आपको समझाता हूँ कि आप जो रैकेट है वो क्या होता है। मिसाल के तौर पे जब आप कोई भी वेबसाइट से कोई शॉपिंग करते हैं तो आपको एक फॉर्म मिलता है जिसमें आपने इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी होती है कि आपको जो ऑर्डर है वो शिप किया जाए। तो वो जो आपका रिकॉर्ड होता है वो उनके डेटाबेस में सेव हो जाता है जाके, और इस तरह से वो रिकॉर्ड टेबल के अंदर नज़र आता है। ये एक रिकॉर्ड है जो बिल्कुल जैसे आप टेबल भी समझ सकते हैं और वर्कशीट भी समझ सकते हैं, जो स्प्रेडशीट होती है। क्योंकि जो बड़ी कंपनीज़ हैं वो डेटाबेसेस यूज़ करती हैं, जो छोटी कंपनीज़ होती हैं वो स्प्रेडशीट यूज़ करती हैं, गूगल शीट्स को यूज़ कर लेती हैं इन रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए। मल्टीपल गूगल शीट्स को भी मेंटेन किया जाता है। इसीलिए बाज़ औक़ात जो वर्कफ्लोज होते हैं या एजेंट बनाए जाते हैं उनमें गूगल शीट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर बहुत लार्ज डाटाबेस या कम्प्लेक्स ना हो तो फिर गूगल शीट्स भी काम आ जाती हैं। तो इस तरह से जो सिंगल रिकॉर्ड है वो इस तरह से सेव होता है। लेकिन अगर इसी रिकॉर्ड को हमने जेसन फॉर्मेट में देखना हो, क्योंकि जो N8N के अंदर जो डाटा की कम्युनिकेशन होती है, मिसाल के तौर पे जब अगर आप APIs के थ्रू डाटा सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं तो वो डाटा आम तौर पे जेसन फॉर्मेट में ट्रांसपोर्ट होता है। तो वो जेसन फॉर्मेट ये होगा। अगर आप गौर करें तो यही रिकॉर्ड जो है इसी को जब N8N के अंदर कोई भी नोड ट्रांसफ़र करती है दूसरी नोड तक, तो वो जेसन फॉर्मेट में जब ट्रांसफ़र होता है तो वो बेसिकली इस फॉर्मेट में होता है। और ये बड़ा सिंपल है, अगर देखें तो एग्जैक्टली वही चीज़ है। फ़र्क सिर्फ ये है कि ये जो कॉलम है कस्टमर आईडी है, ये यहाँ पे ये टाइटल बन गया है, लेबल बन गया, और ये उसकी वैल्यू है। और इसी तरह फर्स्ट नेम है, ये फर्स्ट नेम उसका ये हेडिंग जो है वो यहाँ पे आ गई है और ये उसकी वैल्यू है यहाँ पे। ये लास्ट नेम है, ये यहाँ पे उसका लेबल है, और ये एंडरसन इसकी वैल्यू। और इस तरह से ये रिकॉर्ड पूरा जो है ये जेसन रिकॉर्ड है, इसको जेसन फॉर्मेट कहते हैं। ये टेबल फॉर्मेट है जिसको रिलेशनल डेटाबेस भी कहते हैं, रिलेशनल टेबल भी कहते हैं, और ये जेसन का फॉर्मेट है। अच्छा, अब इस तरह से आपने सुना होगा डेटाबेसेस। डेटाबेस क्या होता है कि वही जो टेबल जो मैंने आपको पिछली स्क्रीन में दिखाया है उस तरह का जो टेबल है, जैसे कि ये मैंने एक रिकॉर्ड आपको दिखाया कस्टमर टेबल का। तो अगर आप कस्टमर टेबल पूरा देखेंगे तो कस्टमर टेबल तकरीबन इस तरह का होता है, जिसमें कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और बाकी और भी फील्ड्स होती हैं। इसी तरह से जब ये सारे टेबल्स जो हैं, जैसे कि हम उनको ई-कॉमर्स साइट के अंदर ऑर्डर्स टेबल भी चाहिए होता है जिसमें ऑर्डर का रिकॉर्ड होता है, इस तरह प्रोडक्ट्स का टेबल होता है जिसमें प्रोडक्ट्स का रिकॉर्ड होता है, जो चीज़ें वो ई-कॉमर्स साइट के ऊपर बेच रहे होते हैं। इसी तरह ऑर्डर की डिटेल होती है कि भाई वो जो ऑर्डर है वो उसका ऑर्डर आईडी क्या है, वो कौन सी प्रोडक्ट बेची है और कितनी प्रोडक्ट्स बेची हैं और उसकी यूनिट प्राइस क्या है। तो ये सारा ऑर्डर की डिटेल टेबल होता है। ये सारे टेबल्स जब कलेक्टिवली एक जगह पे इकट्ठे काम करते हैं तो वो जो एक पूरा मैकेनिज्म है उसको एक डेटाबेस कहते हैं। वो एक जो रिपॉजिटरी बन जाती है, एक जो महफूज करने की जगह बन जाती है, जहाँ स्टोरेज होती है, जो जहाँ पे ये सारे टेबल, ये सारा डाटा स्टोर किया जाता है, तो वो डेटाबेस बन जाता है। और डेटाबेस जो है आपने सुना होगा कि SQL डाटाबेस होता है, पोस्टग्रेस डाटाबेस होता है, MongoDB डाटाबेस होता है, रेडिस होता है। तो इस तरह से बहुत सारे डाटाबेसेस हैं जो कि काम करते हैं, और ये बेसिकली इनका मेन मकसद ये होता है, ये टेबल को, ये डाटा को इस तरह स्टोर करते हैं। और कुछ डाटाबेसेस होते हैं जो कि रिलेशनल डाटाबेस को सेव करते हैं, कुछ होते हैं जो जेसन, ये जो जेसन डाटा है इसको सेव करते हैं, जैसे MongoDB वगैरह जो है, कुछ इस तरह के जो डाटाबेसेस होते हैं। तो मुख्तलिफ डाटाबेसेस मुख्तलिफ किस्म के फॉर्मेट को स्टोर करते हैं। अच्छा, अब इसी तरह से एक और फॉर्मेट है जो आप सुनेंगे कि एम्बेडिंग्स और वेक्टर डाटाबेस। अब ये क्या होते हैं? ये एक नई चीज़ आ गई है जब से मशीन लर्निंग और AI जो है वो उसकी डेवलपमेंट शुरू हुई है और उस पर काम शुरू हुआ है। तो जो टेक्स्ट होता है, अब चूँकि मशीन लर्निंग जो है वो नंबर्स को समझती है, तो जो टेक्स्ट होता है उसको नंबर्स में कन्वर्ट किया जाता है। और जब नंबर्स में कन्वर्ट किया जाता है तो उस प्रोसेस को एम्बेडिंग कहते हैं, यानी कि कन्वर्जन का जो प्रोसेस है, स्पेशल वे टू टर्न टेक्स्ट इनटू नंबर्स दैट कैप्चर्स इट्स मीनिंग। यानी कि फॉर एग्जांपल जो डॉग है, एक वर्ड है, उसको जब हमने कन्वर्ट करना है, उसका जब हमने वेक्टर बनाना है, ये इसको वेक्टर कहते हैं। जब हमने उसको कन्वर्ट करना है, उसकी एम्बेडिंग करनी है एम्बेडिंग मॉडल के थ्रू, क्योंकि एम्बेडिंग मॉडल होते हैं, जैसे OpenAI का मॉडल है जो कि ये एम्बेडिंग करता है, तो वो बेसिकली उनको इस तरह नंबर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी तरह पपी जो है उसको नंबर्स में कन्वर्ट कर देते हैं।
तो ये जो फॉर्मेट है, ये जो नंबर फॉर्मेट है, ये जो ब्रैकेट के साथ है, ये इस पूरे को एक वेक्टर कहते हैं। वेक्टर इज जस्ट द फैंसी मैथ वर्ड फॉर दैट लिस्ट ऑफ नंबर, यानी कि एक वो कहते हैं कि फैंसी जो नाम दे दिया गया है इसको, वो वेक्टर है बेसिकली, इसको वेक्टर कहते हैं। और एम्बेडिंग और वेक्टर जो हैं, अगर हम थोड़ा सा उसका डायग्राम के हिसाब से देखें तो क्या सिनेरियो बनता है, वो कुछ इस तरह से है कि एम्बेडिंग्स जो हैं वो जो रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो पास पास में होती हैं, जो नंबर्स होते हैं वो इस तरह से सेव होते हैं पास पास, जैसे कैट है, डॉग है, पपी है, ये सारे जानवर हैं, ये पेट्स हैं। तो इनके जो नंबर्स होंगे वे तकरीबन पास पास होंगे। और उसका फ़ायदा क्या होता है? उसका फ़ायदा ये होता है कि लैंग्वेज मॉडल को मीनिंग समझने में बड़ी आसानी हो जाती है। उसको पता होता है कि ये जो वर्ड है या ये जो वर्ड है, ये इनके सेम मीनिंग है, ये क्लोज मीनिंग है, ये एक जैसी चीज़ें हैं, ये जानवर हैं। अगर यहाँ पे हम कार की बात करें तो कार इस ग्रुप के साथ नहीं होगा, कार बहुत दूर होगा, क्योंकि कार एक डिफरेंट किस्म का ऑब्जेक्ट होता है। मिसाल के तौर पे अगर हम वेक्टर के हिसाब से देखें तो वेक्टर जो है वो बेसिकली ये एम्बेडिंग जो होती है एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स के साथ होती हैं। जिन लोगों को मैथमेटिक्स नहीं पता तो उनको मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये जो लाइन होती है इसको एक्स कहते हैं, और ये जो वाई लाइन होती है इसको वाई कहते हैं। और ये जो नंबर्स होते हैं ये या तो एक्स के साथ चल रहे होते हैं या वाई के साथ चल रहे होते हैं या इनके दरमियान में चल रहे होते हैं, यानी इनका जो फासला है बेसिकली एक्स से कितना फासला है या वाई से कितना फासला है, उसके मुताबिक ये नंबर वहाँ पे आ जाता है। बिल्कुल इस तरह से जैसे आप ये समझें कि ये अगर वेक्टर का इस तरह से एक्स और वाई है, तो ये जो डॉट हैं ये डॉट बेसिकली शो करते हैं कि इसका फासला एक्स से कितना है और वाई से कितना है। इसी तरह इसका फासला एक्स से कितना है और वाई से कितना है। ये बेसिकली, इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड समझने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे परेशान नहीं होना। मकसद सिर्फ ये था कि ये अगर आपके जहन आपको सुनने में आया कि एम्बेडिंग क्या होती है तो वेक्टर क्या होता है, तो बेसिकली वो जब जो भी वर्ड होते हैं उनको जब हम नंबर्स में कन्वर्ट कर देते हैं उनके कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से, तो वो वेक्टर बन जाता है। अच्छा, अब वेक्टर डाटाबेस क्या होता है? तो जब हम एक बहुत ज़्यादा तादाद में एम्बेडिंग्स या सेंटेंसेस को सेव करना चाहते हैं तो वेक्टर डाटाबेस में होता है। मिसाल के तौर पे इफ़ यू हैव लॉट्स ऑफ वेक्टर्स से एम्बेडिंग्स ऑफ 10,000 कस्टमर सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स। मिसाल के तौर पे आपने कस्टमर सर्विस एजेंट बनाया है और उसके लिए आपने एक नॉलेज बेस बनाना है और उसको आपने FAQs डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना है या डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करनी है जिसमें क्वेश्चन आंसर हो या आपके बिज़नेस के मुताल्लिक मालूमात हो जो कि वो यूज़ कर सके कस्टमर के सवालों के जवाब देने के लिए। तो उस सारे डॉक्यूमेंट्स को सेव करने के लिए बहुत सारी एम्बेडिंग्स होंगी जो कि वेक्टर्स की फॉर्म में सेव करनी पड़ेगी। तो वो जो सेव करने के लिए एक रिपॉजिटरी होगी, स्टोरेज होगी, उसको वेक्टर डाटाबेस कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक कस्टमर जो है वो क्वेश्चन करता है हाउ डू आई रीसेट माई पासवर्ड, तो देर इज़ वेयर अ वेक्टर डाटाबेस कम्स इन पिक्चर, क्योंकि अब उसने ये देखना कि ये जो फ़िक्रा है इसका मिलता जुलता मीनिंग कहाँ पे स्टोर है, क्लोजली कहाँ पे है। इट स्टोर्स ऑल द वेक्टर्स, यानी कि डाटाबेस जो है वो क्या करता है कि तमाम वेक्टर्स को स्टोर करता है। इट लेट्स यू सर्च फॉर द क्लोजेस्ट मैच बेस्ड ऑन मीनिंग नॉट एग्जैक्ट वर्ड्स, यानी कि वो इसका मीनिंग समझने की कोशिश करेगा कि जो यूज़र है वो पासवर्ड रीसेट करना चाह रहा है, तो इसके मुताबिक जहाँ जहाँ भी उसके मुतल्लक मालूमात होंगी ना पासवर्ड्स के मुतल्लका डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, वो सारी उठा के ले आएगा और उसकी समरी, उसकी रीजनिंग करके आपको जवाब देगा। अब डेटाबेसेस कौन कौन से यूज़ होते हैं? पाइनकोन है, VV8 है, क्वाड्रेंट है, मिलवस है, ये डेटाबेसेस के नाम हैं जो कि वेक्टर डेटाबेस के लिए यूज़ होते हैं, या आप देखेंगे NATN के अंदर ये ऑप्शन के तौर पे मौजूद हैं। अब अगर थोड़ा सा इसका फ्लो देख लें तो बेसिकली यूज़र क्वेश्चन करता है और वो क्वेश्चन जो है एम्बेडिंग मॉडल जो है उसको ट्रांसलेट करता है नंबर्स के अंदर और उसको वेक्टर बना देता है। जब वो वेक्टर बनता है तो वो जो वेक्टर डाटाबेस है उसके अंदर फिर वो सर्च करना आसान हो जाता है वो वेक्टर, क्योंकि वो नंबर फॉर्मेट में होता है। और वेक्टर डाटाबेस के अंदर जो जवाब होते हैं या जो डॉक्यूमेंट है, फॉर एग्जांपल अगर FAQ है या कोई भी किसी भी वेबसाइट के मतलब डॉक्यूमेंटेशन है, बड़ी बड़ी PDF फाइल्स के डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं, तो वो जो क्वेश्चन है वो क्योंकि नंबर फॉर्मेट में आ गया और नंबर्स को मैच करना आसान होता है, तो वो बड़ी आसानी के साथ जो लैंग्वेज मॉडल है वो जाके वेक्टर डाटाबेस में उसको सर्च कर लेगा। और फिर वो क्योंकि यहाँ पे सारा इंडेक्सिंग का और सारा प्रोसेस होता है जो मैं कभी डिटेल में आपको डिस्कस बताऊँगा, लेकिन इन शॉर्ट ये कि वो सर्च करेगा वेक्टर डाटाबेस में और जो मोस्ट सिमिलर मैच उसको मिलेगा वो रिटर्न कर देगा आंसर के तौर पर। अब इस तरह से ये थोड़ी सी डायग्राम है, बिल्कुल वही सेम सिनेरियो, सिर्फ ये कि हमने लेबल कर दिया है कि एम्बेडिंग मॉडल क्या होगा, वो OpenAI होगा, वेक्टर डाटाबेस क्या होगा, पाइनकोन होगा, क्वाड्रेंट होगा, VV8 होगा।
और रीसेट पासवर्ड का जो जवाब होगा वो कुछ इस तरह के जैसे जवाब होंगे, तो वो मैच करेगा कि रीसेट पासवर्ड के क्लोजेस्ट कौन सा बनता है, वो उसके मुताबिक वो जवाब जो है वो ढूंढ के जो मोस्ट सिमिलर मैच फाउंड हो उसको मिलेगा, वो आपको जवाब दे देगा। और तकरीबन चैट जीपीटी में यही सिचुएशन होती है, बैकएंड पे यही काम हो रहा होता है। अच्छा, अब एआई एजेंट हम देख लेंगे, क्योंकि हमने पहले भी थोड़ा सा एआई एजेंट के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन की हुई है। जो हमारा जनरेटिव एआई का, मैंने एआई, जनरेटिव एआई और एजेंट्स और एजेंटिक एआई का डिफरेंस क्या है, वो जो मैंने पहला बिल्कुल ऑटोमेशन का लेक्चर दिया था, तो उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया, लेकिन थोड़ा सा ब्रीफली यहाँ पे बात करता हूँ, फिर इसके बाद हम जंप करते हैं N8N के अंदर और प्रैक्टिकली जाके देखते हैं कि ये सारे जो नोड्स हैं, ये ट्रिगर क्या होता है, ब्रेन मेमोरी टूल्स, ये इसमें क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो हम जाके N8N के अंदर देखते हैं, लेकिन पहले थोड़ा सा अगर देखें तो ट्रिगर क्या है। ये बेसिकली ट्रिगर होता है जहाँ से आपका वर्क फ्लो स्टार्ट करता है या आपका एजेंट काम स्टार्ट करता है, उसको इनपुट जो है वो यहाँ से मिलती है। और इसमें मल्टीपल ऑप्शंस है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ N8N के अंदर जाके। ब्रेन मेमोरी टूल क्या है? अब ये आपका एआई एजेंट है, ये एक टूल है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि आप ये कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके 3 कंपोनेंट्स जो मैं यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ, इसमें एक तो मॉडल होता है जो कि लैंग्वेज मॉडल होता है, बेसिकली जो आपका दिमाग होता है, ब्रेन होता है, और उसने सारी जो रीजनिंग, जो पूरा जो लॉजिक है, जो रीजनिंग जो भाग दौड़ करनी है दिमागी तौर पे, वो सारी यहाँ पे हो रही होती है। इसके अलावा मेमोरी है, जो कि अगर आपने फॉर एग्जांपल चैट बॉट बनाना है या चैट कन्वर्सेशन यूज़र कर रहा है, तो उसका जो कॉन्टेक्स्ट है, उसकी बातों की जो यादाश्त है, या वो क्या बात कर रहा है, कॉन्टेक्स्ट कहते हैं कि वो क्या बात कर रहा है, कि क्या किस मौजू पे बात हो रही थी 15 मिनट पहले, आधा घंटा पहले, तो आपने वो जो है वो मेमोरी में सेव करना होता है। अगर मेमोरी नहीं होगी तो वो सारा कॉन्टेक्स्ट सेव नहीं हो सकेगा। इसी तरह टूल्स जो होते हैं, वो मुख्तलिफ टूल्स हैं जो एआई एजेंट यूज़ करता है उस काम को करने के लिए जो कि इस चैट मैसेज से उसको मिलता है, जो इनपुट मिलती है। मिसाल के तौर पे अगर उसको हमने मैसेज दिया है कि ईमेल सेंड कर दो फ़लाँ बंदे को, तो उसको ईमेल सेंड करने के लिए जीमेल का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि फ़लाँ बंदे को, अगर हमने उसका नाम ले दिया है कि ये बंदे का नाम है, लेकिन ईमेल एड्रेस उसको प्रोवाइड नहीं किया, तो वो क्या करेगा, उसको गूगल कॉन्टैक्ट्स चाहिए होंगे। ये भी एक टूल है जीमेल का। वो गूगल कॉन्टैक्ट्स में जाएगा, पहले कॉन्टैक्ट सर्च करेगा। आपने फॉर एग्जांपल नाम दे दिया है कि ईमेल सेंड कर दो ज़फ़र इकबाल को, लेकिन अब आपने ज़फ़र इकबाल का ईमेल एड्रेस तो नहीं दिया। अब एजेंट क्या करेगा कि एजेंट जो है वो पहले जाएगा आपके ईमेल बॉक्स, ईमेल जो जीमेल है आपका, उसके कॉन्टैक्ट्स लिस्ट में जाएगा और उसमें ज़फ़र इकबाल को ढूंढेगा। ज़फ़र इकबाल का जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन सेव्ड है उसमें से ईमेल निकालेगा, ईमेल निकाल के वापस आएगा और फिर वो उस यहाँ आके वो कंपोज करेगा, क्योंकि लैंग्वेज मॉडल चाहिए होगा उसको ईमेल कंपोज करने के लिए, और ईमेल कंपोज करके उसको सेव करेगा और उसके बाद फिर वो उसको जीमेल के थ्रू सेंड करेगा और फिर यहाँ पे अपडेट कर देगा कि ईमेल सेंड हो गई और आपको उसका मैसेज आ जाएगा। तो ये बेसिकली प्रोसेस होता है। अब हम जाते हैं N8N के अंदर, प्रैक्टिकली देखते हैं ये सारी चीज़ें कि किस तरह से अवेलेबल हैं और इनमें कौन कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। N8N में लॉगिन करने के बाद आपको ये डैशबोर्ड नज़र आएगा और इसमें पहला वर्कफ्लो क्रिएट करने के लिए या इसका जो प्लेग्राउंड है उस पर जाने के लिए या तो आप ये प्लस साइन जो लेफ़्ट साइड पे इस पर क्लिक करेंगे और वर्कफ्लो पे क्लिक करेंगे, या आप यहाँ पे जो राइट साइड पे क्रिएट वर्कफ्लो का रेड लिंक आपको नज़र आ रहा है ऑरेंज कलर का, आप इसको क्लिक करेंगे तो आप बिल्कुल जो प्लेन कैनवस है उसके ऊपर चले जाएंगे और यहाँ पे आपको एक सेंटर में प्लस साइन नज़र आएगा और प्लस साइन जो है वो स्टार्ट है, जो पहले स्टेप का आपका स्टार्ट होता है वो आपका यहाँ पे प्लस साइन है। अच्छा, अब इसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपको राइट साइड पे कुछ ऑप्शंस नज़र आएंगी। अब ये पहला जो स्टेप होता है ये हमेशा ट्रिगर होता है। इसका मतलब ये है कि आपका वर्कफ्लो या आपका जो एजेंट है वो किस बात से, किस इवेंट से काम शुरू करेगा। तो इसमें मल्टीपल ऑप्शंस हैं आपके पास। जैसे ट्रिगर मैनुअली है कि अगर आप कोई भी बटन क्लिक करके या किसी भी मैनुअल ऑप्शन से इसको ट्रिगर करना चाहते हैं तो आप ट्रिगर मैनुअली जो है क्लिक करेंगे। अगर कोई ऐप का इवेंट होगा, यानी कि कोई भी ऐप जो है वो उसमें या तो डाटा आएगा या कोई मैसेज आएगा, उसके थ्रू अगर फॉर एग्जांपल आप कोई वर्कफ्लो स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे। अगर कोई आप स्केड्यूल पे करना चाह रहे हैं, यानी कि किसी ख़ास टाइम पे
वर्क फ्लो स्टार्ट हो, कोई ख़ास इंटरवल्स पे ये वर्क फ्लो स्टार्ट हो, तो आप ऑन स्केड्यूल क्लिक करेंगे। अगर आप वेब हुक के थ्रू कॉल हो, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने वेब हुक के बारे में बताया कि एक्सटर्नल कोई ऐप जो है वो कोई मैसेज सेंड कर रही है, कोई फॉर्म सबमिट हो रहा है या कोई बटन क्लिक हो रहा है और उसकी बेस पे आपका वर्क फ्लो शुरू होना है, तो आप वेब हुक कॉल जो है इसके थ्रू ये ट्रिगर करेंगे। ऑन फॉर्म सबमिशन जो है वो बहुत यानी कि कॉमन समझ आने वाली बात है कि जब भी कोई फॉर्म सबमिट होगा तो तब ये वर्क फ्लो स्टार्ट होगा। तो जब अगला जो ऑप्शन है वो ये है कि जब भी कोई दूसरा वर्क फ्लो है जो है वो इसको एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि बाज़ औक़ात जो वर्क फ्लोज़ हैं वो कनेक्टेड होते हैं, एक वर्क फ्लो दूसरे वर्क फ्लो को कॉल करता है, तब हम ये ऑप्शन लेंगे। और ये ऑप्शन है अगर हमने चैट मैसेज के थ्रू इसको ट्रिगर करना हो, जैसे कि जैसे चैट जीपीटी है, इसके अंदर जब कोई चैट मैसेज जाता है तो इसके बिहाइंड जो लैंग्वेज मॉडल है या जो भी मैकेनिज़्म काम करता है वो उस चैट मैसेज की वजह से ट्रिगर होता है और फिर वो उस टास्क को कंप्लीट करके वापस आउटपुट देता है। तो हम जो कॉमनली यूज़ होता है वो ऑन चैट मैसेज है फॉर एग्जांपल, जो कि बहुत कॉमनली यूज़ होता है। हम इसको अगर सेलेक्ट करते हैं तो ये यहाँ पे अब उस बॉक्स को ओपन कर देगा। अगर आप देखें तो उसने ये चैट बॉक्स का जो ऑप्शन है ये ओपन कर दिया है। अभी हम इसको यहाँ पे और कुछ नहीं करना चाहते, मैं बैक टू कैनवस पे जाता हूँ तो इसने ये चैट बॉक्स का ऑप्शन हमें यहाँ पे दे दिया है। मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग करके लेफ़्ट पे लेके आता हूँ और हम अगली ऑप्शन देखते हैं कि अगर चैट बॉक्स फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई चैट मैसेज जाता है तो आगे क्या होना है। उसके के लिए जो अगला एक्शन है, तो हमने अगली नोड क्रिएट करने के लिए इस प्लस बटन को क्लिक करना है। यानी जब भी कोई इनपुट आएगी चैट मैसेज से तो फिर क्या होगा, फिर एक्शन क्या होगा। तो उसके लिए हम जो प्लस साइन पे क्लिक करेंगे तो राइट साइड पे हमारे पास और काफ़ी सारी ऑप्शंस ओपन हो जाती हैं। इसमें जो टॉप पे ऑप्शन है वो एआई की है और इसको अगर हम एआई को क्लिक करते हैं तो एआई के अंदर हमें और बहुत सारी ऑप्शंस जहाँ पे मिलती हैं। इसमें जो सबसे टॉप पे ऑप्शन है वो है एआई टेम्पलेट्स। अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये एक नया टैब ओपन कर देगा। उस नए टैब के अंदर जो भी टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं N8N के अंदर, वो तमाम टेम्पलेट्स जो हैं वो यहाँ पे लोड हो जाएंगे और उनकी कैटेगरीज़ हैं। अगर आप देखें तो अगर आपने सिर्फ फॉर एग्जांपल एआई के अगर आपने रिलेटेड जो टेम्पलेट्स हैं N8N के जो बने बनाए टेम्पलेट्स हैं अगर वो लोड करने हैं तो आप एआई का टैब क्लिक करेंगे और आपको सिर्फ एआई के रिलेटेड जो एआई असिस्टेंट के थ्रू टेलीग्राम वॉइस एंड टेक्स्ट वो आपको एक टेम्पलेट मिल जाएगा। चैट विद लोकल LLMs मिल जाएगा। ये वो हैं जो बने बनाए टेम्पलेट्स हैं और आप इनको यूज़ कर सकते हैं और इनको आप कस्टमाइज़ करके अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने सेल्स के टेम्पलेट्स देखने हैं तो आपको यहाँ से सेल्स के टेम्पलेट जो हैं वो मिल जाएंगे। तो हम इसको क्लोज़ करके वापस जाते हैं और फिर हम जाते हैं अगली ऑप्शन पे। अगली ऑप्शन जो है वो एआई एजेंट की है और एआई एजेंट जो है वो एक नोड के तौर पे यहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो हम इसको अगर क्लिक करते हैं तो इसके बाद यहाँ पे इसको क्लिक करने के बाद ये कुछ और जो है ऑप्शन देगा, लेकिन इसमें जब ये डायलॉग बॉक्स ओपन होता है तो इसमें हमें क्योंकि ये एआई एजेंट है तो इसमें कुछ सेटिंग्स यहाँ पे करनी पड़ती है, जिसमें प्रॉम्प्ट क्या देना है और अगर हम ऐड ऑप्शन करें तो इसमें सिस्टम मैसेजेस क्या है जिस पे हम जाते हैं। यानी हम जो अपना पहला वर्कफ्लो बनाएंगे उसमें हम इनमें डिटेल में जाएंगे, लेकिन अभी हम वापस जाते हैं और थोड़ा सा इसका ओवरव्यू लेते हैं कि ये जो एआई एजेंट होता है इसके अंदर मेन कंपोनेंट्स क्या हैं। जैसे कि हमने अभी पहले जो डेमो के पहले हिस्से में डिस्कस किया कि कोई भी जो एजेंट है उसके 3 सेक्शन होते हैं मेन। एक होता है चैट मॉडल जो कि बेसिकली लैंग्वेज मॉडल होता है जो कि ब्रेन के तौर पे काम करता है एआई एजेंट के लिए। और अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं यानी इसकी ये प्लस साइन पे क्लिक करते हैं तो हमें जो चैट मॉडल अवेलेबल हैं, जो लैंग्वेज मॉडल्स अवेलेबल ऑप्शंस हैं वो सारी हमारे लिए ओपन हो जाती हैं। इसमें सबसे पहले एंथ्रोपिक चैट मॉडल है जो कि लार्ज टेक्स्ट के लिए अगर आपने कोई मॉडल आपको चाहिए होगा लार्ज डॉक्यूमेंट्स को प्रोसेस करने के लिए तो तब आपके लिए काफ़ी बेहतर रहता है। इसी तरह एजर ओपनएआई चैट मॉडल है। ये बेसिकली ओपनएआई का मॉडल है, लेकिन ये चूँकि एजर के ऊपर होस्टेड है तो ये एक एंटरप्राइज लेवल की एक
ऑप्शन है, अगर आपका जो पूरा सिस्टम है या आपका जो सोल्यूशन है वो अजोर के ऊपर होस्टेड है, तो ये ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होती है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी कन्फिगर्ड होती हैं। इसी तरह AWS का बेडरॉक है, अगर आपका जो सिस्टम है वो AWS पे होस्टेड है तो ये चैट मॉडल ज़्यादा बेहतर सूट करता है। कोहेर है, डीप सीक है, जेमनाई है। अगर आपने फ्री चैट मॉडल यूज़ करना है तो ओपन की बजाय फिर जेमनाई ऑप्शन बेहतर होती है। इसी तरह गूगल वर्टेक्स चैट मॉडल है, ग्रॉक चैट मॉडल है, और मिस्ट्रल और ओलामा है। अगर आपने ओपन सोर्स यूज़ करने हैं तो ये दोनों मिस्ट्रल और ओलामा, ख़ास तौर पे अगर प्राइवेसी का इशू है और आप अपने सेल्फ होस्टेड करना चाहते हैं तो आप इन दोनों को यूज़ कर सकते हैं। ओपन राउटर चैट मॉडल है, अगर आपने बजाय इसके कि आप हर चैट मॉडल या हर जो लैंग्वेज मॉडल है उसकी सेपरेट API की जनरेट करें और सेपरेटली उसको मैनेज करें, आप ओपन राउटर यूज़ कर सकते हैं और इसके साथ मल्टीपल जो मॉडल्स हैं वो कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपकी एक ही इंटरफेस के थ्रू, एक ही आपकी API की के थ्रू ये सारे मॉडल्स जो हैं वो मैनेज हो सकते हैं। और आगे है वर्स AI गेटवे चैट मॉडल। तो अब इसमें फॉर एग्जांपल हम लेट्स से गूगल जेमिनी चैट मॉडल को हम अगर सेलेक्ट करते हैं और इस ये यहाँ पे आ गया, इसके अंदर जो हमारी जो सेटिंग है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने क्रीडेंशियल की ऑलरेडी की हुई है, लेकिन अगर आपने करनी हो तो आपको क्रिएट प्लस न्यू पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे आपको API की जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जो कि हम गूगल AI स्टूडियो से जनरेट कर सकते हैं, जो कि मैंने लेक्चर कंप्यूटर साइंस बेसिक प्लेलिस्ट में आपको लेक्चर 5 और 6 में ये चीज़ बताई हुई है। तो लेकिन हम जो अगला वर्क फ्लो करेंगे उसके अंदर मैं आपको ये प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा। अब हम यहाँ से वापस जाते हैं, बल्कि इसको क्लोज़ कर देते हैं क्योंकि हमने अभी ये सेटिंग नहीं करनी, तो बैक टू कैनवस जाते हैं और ये हमारा जो मॉडल है वो यहाँ पे कनेक्ट हो गया है, चैट मॉडल। इसी तरह अगर हमने मेमोरी पे क्लिक करना है, यानी हमने मेमोरी जो है वो अटैच करनी है इस एजेंट के साथ, क्योंकि मॉडल, मेमोरी और टूल ये 3 चीज़ें अटैच करना ज़रूरी हैं एक एजेंट को कंप्लीट करने के लिए। अगर हम मेमोरी पे जाते हैं तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। सिंपल मेमोरी की ऑप्शन तब है जब आपने अगर हमें बहुत ज़्यादा जो डाटा सेव नहीं करना, हम सिर्फ जो कंप्यूटर रैम है या जो हमारा वर्चुअल मशीन है उसके अंदर हम इसको सेव करना चाहते हैं, तो फिर हम सिंपल मेमोरी की ऑप्शन ले सकते हैं। मेमोरी हमें इसलिए चाहिए होती है कि जो अगर फॉर एग्जांपल हम चैट बॉट बना रहे हैं या जो हमारा एजेंट है वो चैट मैसेजेस के थ्रू इनपुट ले रहा है, तो मेमोरी जो है वो कॉन्टेक्स्ट को या कन्वर्सेशन को ट्रैक करने के लिए कि क्या बात पहले हुई है, कौन सा सवाल पहले पूछा गया था, क्या मैंने जवाब दिया था, ये सारी कन्वर्सेशन को मेंटेन करने के लिए या एजेंट ने जो पीछे हिस्ट्री होती है पूरे सारे टास्क की उसको मेंटेन करने के लिए उसको मेमोरी चाहिए होती है। तो वो फिर मेमोरी वो आप यहाँ पे सिंपल मेमोरी में कर सकते हैं अगर आपने बहुत सारे यानी कि बहुत सारा डाटा आपको मेमोरी में लोड नहीं करना, ये बहुत ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट नहीं चाहिए। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपका डाटा ज़्यादा है और आपको लगता है कि आपको मेमोरी ज़्यादा चाहिए, तो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है फिर आप MongoDB चैट मेमोरी पे चले जाएं या आप पोस्टग्रेस पे चले जाएं क्योंकि और या रेडिस पे चले जाएं, क्योंकि ये बेसिकली डाटाबेसेस होते हैं जहाँ पे आपकी जो मेमोरी है वो ज़्यादा जो डाटा है वो आपका ये होस्ट कर सकते हैं और ये ज़्यादा लार्ज सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए होते हैं। तो इसमें अगर फॉर एग्जांपल हम सिंपल मेमोरी जो है उस पर क्लिक करते हैं और सिंपल मेमोरी को हम चूज़ करते हैं, तो इसमें अब कॉन्टेक्स्ट विंडो लेंथ जो है वो 5 है, यानी कि 5 मैसेजेस तक ये याद रख सकता है कि क्या बात हो रही है। तो इसको हम बैक टू कैनवस करते हैं, वापस जाते हैं और आगे हमारा जो अगला जो कंपोनेंट रह गया है एजेंट का वो है टूल्स का। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं और राइट साइड पे जाते हैं तो हमारे पास बेशुमार टूल्स की ऑप्शन है और इसमें अगर हम देखें तो सबसे ऊपर है कि कॉल N8N वर्कफ्लो टूल, यानी अगर आपने N8N का एक दूसरा जो वर्कफ्लो जो है वो अगर कॉल करना है तो आप N8N के थ्रू एज अ टूल इसको यूज़ कर सकते हैं, यानी कि वर्कफ्लो को एज अ टूल यूज़ कर सकते हैं। इस तरह कोड टूल है जिसमें आप जावास्क्रिप्ट और पाइथन जो है वो लिख के एक टूल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। फिर आगे है HTTP रिक्वेस्ट टूल। ये जो मैंने अभी आपको पहले सेक्शन में बताया कि HTTP रिक्वेस्ट बेसिकली अगर आपने किसी एक्सटर्नल एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करना है जो कि ऑलरेडी पार्ट नहीं है N8N की इंटीग्रेशन का, तो फिर आप HTTP रिक्वेस्ट को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह MCP क्लाइंट है, ये एक रीसेंट एडेड फीचर है जो कि बहुत कारआमद है। अगर आपने फॉर एग्जांपल
थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करना है अपने टूल्स को एक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के थ्रू, जो कि एमसीपी के थ्रू ये मैनेज हो सकता है, तो आप इसको बेसिकली इस नोड को यूज़ कर सकते हैं, इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह ये नीचे जो है ये स्टोर्स है, मुख्तलिफ वेक्टर डाटाबेस है, मोंगोडीबी है। जैसे मैंने आपको बताया कि वेक्टर डाटाबेस होता है, ये वेक्टर बेसिकली मिलिवियस जो है, जो मैंने इसका मेंशन भी किया था कि पाइन कौन होता है, जैसे नीचे ये पाइन कौन है, तो ये क्वाड्रेंट वेक्टर स्टोर है। ये वेक्टर स्टोर्स हैं जो जहाँ पे आपने लार्ज टेक्स्ट की समराइजेशन करवानी है फॉर एग्जांपल, या आपने जो बहुत सारा जो टेक्स्ट रिलेटेड काम है वो करवाना लैंग्वेज मॉडल से, तो उसके लिए ये ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होती है। तो ये इस तरह से अगर आप नीचे जाएं तो आपको और बेशुमार टूल्स इसमें मिलेंगे। ये जैसे अगर आप देखें तो अफिनिटी टूल है, CRM टूल है, एजेंट टूल है, एयर टेबल टूल है। ये बेशुमार वो टूल हैं जो कि मुख्तलिफ यूज़ केसेस के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने ईमेल सेंड करनी है तो मैं जीमेल फ़र्ज़ किया अगर मैं टाइप करता हूँ तो इसमें जीमेल टूल वो मुझे दे देगा। मैं अगर इसको क्लिक करता हूँ, क्योंकि जीमेल जो है वो हमने make.com के अंदर इसको यूज़ करके देखा था, तो यहाँ पे जीमेल के लिए फिर आपको वही कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी जो कि मैं आपको अगला जो लेक्चर है उसमें आपको दिखाऊंगा कि आप N8N के अंदर जीमेल कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, या गूगल की बाकी जो टूल्स हैं वो कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इसको कॉन्फ़िगर किया हुआ है, लेकिन मैं आपको अगली वीडियो में ये करके दिखाऊंगा कि आप किस तरह से, क्योंकि make.com में इसका जो तरीकाकार है तकरीबन वही तरीकाकार है, लेकिन इसमें जो URL है वो इनका डिफरेंट है। तो थोड़ा सा जो कॉन्फ़िगरेशन है इनकी कंपैरेटिवली उनसे थोड़ी सी डिफरेंट है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। तो अब हम वापस जाते हैं, तो हमारा जो अगर आप देखें तो AI एजेंट जो है उसका काम कंप्लीट हो गया है, लेकिन अब इसके अंदर इस लेक्चर के अंदर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा काम है, लेक्चर हमारा काफ़ी लंबा हो जाएगा अदरवाइज़। तो मकसद यहाँ पे ये समझाना था कि अगर आपने बेसिक एक AI एजेंट क्रिएट करना है जिसमें एक ट्रिगर पॉइंट हो और उसके कंपोनेंट्स हो, तो किस तरह से वो आप कंपोनेंट्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब हम जो हमारा जो अगला लेक्चर है उसके अंदर हम गूगल के जो मुख्तलिफ ऐप्स हैं जैसे जीमेल है या गूगल स्लाइड्स है या गूगल कैलेंडर है, इनको किस तरह से आप इनका जो OAuth सिस्टम है वो सेट कर सकते हैं, APIs इनेबल कर सकते हैं, वो हम करेंगे। और उसके बाद फिर हम उसके अगले लेक्चर में हम अपना पहला जो वर्क फ्लो है, अपना पहला AI एजेंट जो है वो इसमें इंटीग्रेट करके इस्तेमाल। जी, तो उम्मीद है कि इस लेक्चर में बहुत सारी टर्म्स जो शायद अभी तक आपने अगर सुनी भी हो तो उनके बारे में कन्फ्यूजन होगी, या अगर नहीं सुनी तो अब आप N8N में इंशाल्लाह देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में, तो अब आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगी। उम्मीद है कि वो चीज़ें थोड़ी सी आपको क्लियर होगी। मकसद ये था कि आपको थोड़ा सा इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में बता दिया जाए और थोड़ा सा एनवायरनमेंट का इंट्रोडक्शन दे दिया जाए, ताकि आपको पता हो कि एनवायरनमेंट में जो टूल्स अवेलेबल हैं, जो नोड्स अवेलेबल हैं, जो लैंग्वेज मॉडल्स हैं, वो किस तरह के होंगे, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होंगी। तो उम्मीद है कि ये थोड़ा सा आपके लिए एक रिफ़्रेशर होगा। जिन लोगों को थोड़ा सा पता है पहले इन टर्म्स के बारे में, जिनको नहीं पता उनके लिए ये नया नॉलेज होगा। मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप थोड़ा सा इन टर्म्स के बारे में थोड़ा सा ख़ुद भी रिसर्च कर लें, पढ़ लें, तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो मज़ीद बेहतर हो जाएगी N8N में प्रॉपर जो वर्क फ्लो हैंड्स ऑन स्टार्ट करने से पहले। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में नई वीडियो के साथ।